guys, welcome to all in my YouTube channel Krishi Valley. In this video we are going to discuss about the chapter number 3 of Fundamentals of Agriculture book of volume 1 and that chapter is crop ecology. इससे पहले हमने चैप्टर 2 जो कि क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न था वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। So if you have already learned that chapter carefully, so you are able to give the answer of the simple question, and the question is, which of the following converted the inorganic form of phosphorus to organic form in the soil? Your options are millet, cotton, legume, sorghum. क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा क्रॉप है जो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को ऑर्गेनिक फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर देता है। सो इफ़ यू नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन then you have to answer it in the comment box. Before starting the chapter we discussed about the index. इस चैप्टर में हमको क्या कवर करना है। बेसिकली जो चैप्टर है क्रॉप इकोलॉजी, इसमें हमको पढ़ना है व्हाट इज़ इकोलॉजी एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। नेक्स्ट हमें देखना है हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है। हार्वेस्ट इंडेक्स को कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी बोलते हैं। इसका बेसिकली एक फॉर्मूला होता है और हर एक क्रॉप का अलग अलग हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। नेक्स्ट हमको डिस्कस करना है अबाउट सिंक सोर्स रेशियो एंड एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट आइडियोटाइप्स, व्हाट इज आइडियोटाइप एंड ऑल्सो डिस्कस आइडियोटाइप्स फॉर सम क्रॉप्स. So after end of this video you all are able to give answer of all these questions. Now without wasting much time we start this chapter. सबसे पहले हमें डिस्कस करना है व्हाट इज़ इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन पता करने से पहले हम डिस्कस करते हैं इस वर्ड को. ये जो इकोलॉजी वर्ड है ये क्या है, इसका मतलब क्या है. तो बेसिकली इकोलॉजी वर्ड डिराइव्ड कर हुआ है एक ग्रीक वर्ड से. बेसिकली इसमें दो ग्रीक वर्ड होते हैं, ऑइकस प्लस लॉगस. लॉगस का मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है, लोगस का मतलब होता है स्टडी. इन ग्रीक लॉगस मीन्स स्टडी, बट ग्रीक में ऑइकस का मतलब क्या होता है. ऑइकस का मतलब होता है होम या फिर डिवेलिंग प्लेस. हिंदी में अगर इसका देखें मतलब तो होम या डिवेलिंग प्लेस का मतलब होता है रहने की जगह या फिर निवास स्थान, जहाँ निवास करा जाता है. तो इकोलॉजी का मतलब होता है डिवेलिंग प्लेस की स्टडी करना, मतलब जहाँ कोई रहता है उस प्लेस की या उसकी एनवायरनमेंट की स्टडी करने को बोलते हैं इकोलॉजी. सो ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है आप अच्छे से नोट कर लें, बिकॉज आपको अरुण कातन की बुक में क्लियरली मेंशन नहीं है कि इकोलॉजी ग्रीक वर्ड से डायरेक्ट हुआ है. उसमें सिर्फ इतना मेंशन है कि इकोलॉजी ओइकस प्लस लॉगस से ओइकस और लॉगस से बना है, बट उसमें ये मेंशन नहीं है कि ग्रीक वर्ड है. एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए. वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इकोलॉजी से रिलेटेड हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए वो ये है कि ये वर्ड जो है किसने प्रपोज करा था और ये वर्ड इकोलॉजी किसने कॉइन करा था. दो अलग अलग चीज़ होती हैं, प्रपोज करना और कॉइन करना. प्रपोज करने का मतलब है इस शब्द को समझाना और कॉइन करने का मतलब है इस शब्द को इकोलॉजी नाम देना. ये इकोलॉजी शब्द जो नाम है ये दिया गया है, इसका मतलब होता है कॉइन करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्नेस्ट हैकेल प्रपोज दिस टर्म. इकोलॉजी शब्द को प्रपोज्ड जो करा था अर्नेस्ट हैकेल ने करा था इन द ईयर 1866. ठीक है, लेकिन इस शब्द को कॉइन किसने करा था, इसको कॉइन करा था हंस रीटर ने इन 1885. सो डोंट कंफ्यूज इन बोथ दिस थिंग. अब हमको इकोलॉजी से रिलेटेड जो डिफरेंट फादर्स हैं, लाइक फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इनके बारे में डिस्कस करना है. ये भी बुक में मेंशन नहीं है तो आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए. सबसे पहले हम देखते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है. फादर ऑफ इकोलॉजी इज़ यूजिन उदुम. ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है. नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी. फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इज़ जी एल्विन हटचिंसन. यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिक है मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी को लर्न करने की. मैंने मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी का नाम याद करा है सिर्फ हटचिंसन. और ये कैसे याद करा है, इसमें मैंने याद करा है कि जो मॉडर्न फादर ऑफ इकोलॉजी हैं वो एक हट में रहते हैं और अपने बेटे यानी अपने सन के साथ रहते हैं और उनके सन का नाम है चिंटू. तो चिंटू का चिन याद रखना और सन अपने बेटे के साथ रहते हैं. सन बेटे को इंग्लिश में सन बोलते हैं, सन याद रखना और वो हट में रहते हैं. तो ये ट्रिक बन गई हटचिन सन. तो बेसिकली आपको उनका सरनेम भी याद हो जाएगा, दैट इज़ ओके.
उसके बाद मॉडर्न फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं रामदियो मिश्रा। इनकी तो कोई ट्रिक बन नहीं पाई, बट मॉडर्न फादर की ट्रिक बन गई है। अगर आपके पास कोई ट्रिक है, आप याद रख सकते हो, तो आप कोई भी ट्रिक लगा के यहाँ याद कर सकते हो। सो हम यह पिक्चर में देख रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ यूजिन उदुम, सेकेंड वन इज़ हटचिंसन, एंड द लास्ट वन इज़ रामदियो मिश्रा, दैट इज़ इंडियन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी. Next, we have to discuss about what is microclimate. A local climatic condition that differs from surrounding area because of difference in relief and exposure. मतलब कोई प्लांट है सपोज, तो प्लांट के आस पास का ही क्लाइमेट, जो उसका लोकल क्लाइमेट है उसके सराउंडिंग का, वो क्लाइमेट जो होता है उस प्लांट के जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है या सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है उससे बहुत डिफ़र करता है. तो उसी आस पास का जो लोकल क्लाइमेट है प्लांट का, वही उसका माइक्रो क्लाइमेट कहलाता है, मीन्स लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन. माइक्रो क्लाइमेट दो तरह के होते हैं, माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल एंड माइक्रो क्लाइमेट एट सॉइल लेवल. फर्स्ट हम देखते हैं माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल का मतलब क्या होता है. इसमें हम फिगर से समझते हैं. सपोज ये कोई प्लांट है और ये पूरा ग्रीन पोर्शन जो है, लीफ पोर्शन, ये है, इसको बोलते हैं कैनोपी या फिर क्राउन. कैनोपी और क्राउन बोलते हैं. तो बेसिकली माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल का मतलब ये होता है कि इस कैनोपी के जस्ट अबव और जस्ट इसके नीचे का जो टेम्परेचर होता है वो पूरे के पूरे प्लांट के सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है उससे डिफ़र करता है. मीन्स the climate just above and beneath the plant's canopy is different from the climate of the surrounding environment. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल. और बेसिकली माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी जो फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं वो तीन फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ द टाइप ऑफ प्लांट, सेकेंड इज़ मार्फोलॉजिकल फीचर, एंड द लास्ट वन इज़ सॉइल कलर. फर्स्ट फैक्टर है प्लांट टाइप. प्लांट टाइप क्या होता है, बेसिकली हर एक प्लांट का अलग अलग माइक्रो क्लाइमेट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली प्लांट का जो कैनोपी होता है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी सनरेज़, कितनी क्वांटिटी में और कितनी इंटेंसिटी की सनरेज़ जो होती है प्लांट में पास हो सकती है. ठीक है, प्लांट कैनोपी चेंज द इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइट व्हेन द लाइट रेज पास थ्रू इट. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लाइक डे टाइम में क्या होता है कि डे टाइम में सन की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और सन रेज डायरेक्टली प्लांट की लीव्स में फॉल करती हैं. तो उस टाइम पे डे टाइम पे जो प्लांट की कैनोपी में जो लीव्स टेम्परेचर होता है वो हाई होगा. किससे हाई होगा, एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट या फिर सराउंडिंग की जो एयर टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होगा प्लांट की लीव्स का टेम्परेचर. सिमिलरली नाइट में क्या होता है, रात के टाइम पे टेम्परेचर जो है लीव्स का टेम्परेचर कम हो जाएगा और सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा. नाइट के टाइम पे लीव्स टेम्परेचर कम होता है सराउंडिंग की एयर से. नेक्स्ट फैक्टर इज़ मॉर्फोलॉजिकल फीचर. इट इंक्लूड्स हाइट, साइज ऑफ कैनोपी, शेप एंड साइज ऑफ लीव्स. बेसिकली वो प्लांट्स जिनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर बहुत बड़ा होता है, यानी बड़े साइज़ के जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें दो चीज़ होती हैं. एक तो एयर मूवमेंट उनमें स्लो डाउन हो जाता है. दूसरा जो सनरेज पेनिट्रेट करती हैं प्लांट में, वो प्लांट से पेनिट्रेट करने के बाद ग्राउंड सरफेस पे हिट करती हैं. तो ये प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा. मीन्स एक तो एयर मूवमेंट कम हो गई और सनरेज का जो पेनिट्रेशन हो रहा था वो भी कम हो गया. ठीक है, इवन अगर हम बात करें एक बहुत बड़े पेड़ की बात ना करके हम एक छोटे से प्लांट की बात करते हैं. मतलब कि जो प्लांट जस्ट जैसे फॉर एग्जांपल सीड है, सीड को हमने ग्रो करा, वो जस्ट इमर्ज जब होता है, जब वो प्लांट 2-3 लीव स्टेज में होता है, उस टाइम पे भी जो सॉइल का क्लाइमेट होता है वो अलग होता है एज़ कम्पेयर टू द नियर और सराउंडिंग इन्वायरमेंट. बेसिकली ऐसे एरिया जहाँ पे सिर्फ पूरे ग्राउंड में वेजिटेशन होती है. फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसा इमेजिन करें कि ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे पूरी वेजिटेशन है, पूरी घास ग्रो हो रही है. वहाँ पे भी जो माइक्रो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट से. बिकॉज क्या होता है कि जो वेजिटेशन है उसकी वजह से जो सॉइल होगी वो उसमें शेड आएगी. वेजिटेशन जो ग्रो करते हैं उसके बाद जो उसके नीचे ज़मीन होगी उसमें शेड आती है, छाया आती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर वो थोड़ा ठंडा होता है, कूल होता है और ह्यूमिड कंडीशन क्रिएट हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट डिसीज़ के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट डिसीज़ वहीं होती हैं जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है.
लास्ट फैक्टर है सॉइल कलर। अब सॉइल कलर किस तरह से माइक्रो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है? सॉइल कलर में क्या आता है कि सॉइल का टेम्परेचर आता है, बिकॉज सन रेज डायरेक्टली सॉइल में भी फॉल होती हैं, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। प्लस सॉइल में जो गैसेज हैं, बेसिकली सॉइल में दो ही गैसेज प्रेजेंट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उनका लेवल क्या है, उनमें एयर मूवमेंट कैसी हो रही है। एंड लास्ट, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं इफेक्ट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से वो भी सॉइल कलर को इफेक्ट करते हैं और माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द माइक्रो क्लाइमेट एट सॉइल लेवल। सॉइल लेवल पे जो भी माइक्रो क्लाइमेट होता है बेसिकली वो अफेक्ट होता है सॉइल कलर से। अब हमको उसमें टर्म देखना है एल्बिडो। इसका मतलब क्या होता है? एल्बिडो मीन्स द रिफ्लेक्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। मीन्स क्या होता है, सपोज ये सॉइल सरफेस है और ये सन है। सन से जितनी भी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आती हैं सॉइल के सरफेस पे, वो सारी की सारी तो सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं होती। कुछ पोर्शन जो होता है, कुछ परसेंट जो रेडिएशंस होती हैं सोलर रेडिएशन, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। वो कितनी परसेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी को हम बोलते हैं एल्बिडो। दैट इज द परसेंटेज ऑफ इनकमिंग रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड एल्बिडो। ठीक है। नाउ इन दिस फिगर वी सी दैट द फील्ड इज कवर्ड विद मल्च। Why we use mulch? Because mulch has absorbing most of the solar radiations and it becomes hot. जितनी भी सोलर रेडिएशंस होती है वो सारा का सारा मल्च जो है एब्जॉर्ब करती है और वो हॉट हो जाती है, और उसके नीचे जो सॉइल होती है वो कूल रहती है ड्यूरिंग डे टाइम। इसी टाइम अगर हम नाइट आवर्स की बात करें तो नाइट आवर्स में जस्ट वाइस वर्सा हो जाता है। इफ़ वी डिस्कस अबाउट द वेट सॉइल एंड ड्राई सॉइल, तो हमें पता है कि जो वेट सॉइल होती है वो ज़्यादा सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई सॉइल। ऐसा और ये जब वेट सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, तो ये सोलर रेडिएशंस जो होती है वेट सॉइल में क्या करता है, ये जो सोलर रेडिएशन होती है इसकी वजह से सॉइल उसका जो टेम्परेचर होता है वो सॉइल थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेट सॉइल का जो वाटर होता है वो इवेपरेट होने लगता है। ठीक है। और जो वेट सॉइल होती हैं इनको हम मॉइस्ट सॉइल भी बोलते हैं। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू हीट अप और टू कूल डाउन। मॉइस्ट सॉइल को गर्म होने में भी और ठंडा होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम बात करें एक सॉइल सैंपल की और वाटर की, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो हीट गेन कैपेसिटी और हीट लॉस करने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? यस, यू ऑल नो इट्स आंसर, दैट इज़ सॉइल। सॉइल की जो हीट गेन करने की कैपेसिटी और हीट को लॉस करने की कैपेसिटी होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है। और कितनी टाइम ज़्यादा होती है? इट इज़ 5 टाइम्स मोर और क्विक देन वाटर। और इसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। यस, जो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 0.2 और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ हार्वेस्ट इंडेक्स और कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। हार्वेस्ट इंडेक्स का सीधा सीधा मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है। सी द efficient utilization of assimilation and carbon dioxide fixation, that is photosynthesis, is expressed in terms of harvest index। अब हम देखते हैं जब इसमें क्या है, द efficient utilization of assimilation। एसिमिलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है उसका प्लांट्स किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट इज़ एसिमिलेशन। प्लस CO2 फिक्सेशन, तो यानी सीधा सीधा मतलब है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का होना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कितना एफिशिएंट प्लांट्स में होता है उसी को हम हार्वेस्ट इंडेक्स बोलते हैं, और इसको हम कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इकोनॉमिक ईल्ड अपॉन बायोलॉजिकल ईल्ड इनटू 100। अब ये इकोलॉजिकल ईल्ड और बायोलॉजिकल ईल्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रॉप है वीट, तो वीट में जो पार्ट हम अपने लिए यूज़ करते हैं, जो पार्ट हमारे लिए एडिबल है और यूज़फुल है, वो है उनके ग्रेन्स। तो ग्रेन्स जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज, इट कम्स अंडर इकोनॉमिक ईल्ड। और बायोलॉजिकल ईल्ड में क्या होता है? बायोलॉजिकल ईल्ड मतलब हमें हार्वेस्टिंग के दौरान जो मिलता है। जब हम वीट को हार्वेस्ट करते हैं तो हमें ग्रेन्स तो मिलते हैं, प्लस उसका स्ट्रॉ भी हमें
हार्वेस्ट के दौरान मिलता है। स्ट्रॉ हम एज सच अपने लिए यूज़ नहीं करते, बट हमें हार्वेस्टिंग के दौरान वो मिलता है, वो प्रोड्यूस होता है। तो ग्रेन्स अगर होंगे तो वो इकोनॉमिक ईल्ड कहलाता है, लेकिन ग्रेन्स प्लस स्ट्रॉ इट कम्स अंडर अ बायोलॉजिकल ईल्ड। अब हम देखते हैं कि ग्रेन ईल्ड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ग्रेन ईल्ड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज़ y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d। अब ये y और a b c d क्या है? y है हमारा ग्रेन ईल्ड पर यूनिट एरिया जो हमें निकालना है, और इसको निकालने के लिए हमें a b c d को मल्टीप्लाई करना है। a का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितने प्लांट्स हैं वो। बी क्या होता है? नंबर ऑफ फर्टाइल टिलर्स पर प्लांट। फॉर एग्जांपल वीट में क्या होता है? वीट में टिलर्स आते हैं, तो कितने फर्टाइल टिलर्स उसमें आ रहे हैं वो। एंड सी इज़ नंबर ऑफ ग्रेन्स पर ईयर। डी इज़ द वेट ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन। सो इट इज़ दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रेन ईल्ड। अब हमको डिस्कस करना है सिंक सोर्स रेशियो, पर उससे पहले हमें देखना है कि सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स मीन्स द पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। जिस प्लांट के पार्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सोर्स। जनरली प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसको हम प्लांट्स की लीव्स को हम बोलते हैं सोर्स। और सिंक क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो एक्यूमुलेशन होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेट्स का एक्यूमुलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं सिंक। जनरली सिंक जो होता है वो डिफ़र करता है। फॉर एग्जांपल पोटैटो के केस में जो सिंक होता है वो उसका स्टेम होता है, जो ट्यूबर हम बोलते हैं उसको, क्योंकि वहीं पे सारे फोटोसिंथेट्स एक्यूमुलेट हो जाता है। शुगर बीट की बात करें, शुगर बीट के केस में उसकी रूट्स एज अ सिंक काम करती हैं। अगर हम बात करें पालक की या स्पिनच की, तो उनके उस केस में लीव्स सिंक का काम करती हैं। ठीक है, तो सिंक जो होता है वो जगह होती है जहाँ पे फोटोसिंथेट्स का एक्यूमुलेशन होता है, और सोर्स वो होता है जहाँ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है या फोटोसिंथेसिस अकर होता है। इट इज़ सोर्स एंड सिंक। अगर हम इसको डिस्कस करें हार्वेस्ट इंडेक्स से, तो हार्वेस्ट इंडेक्स का जो फॉर्मूला था वो था इकोनॉमिक ईल्ड अपॉन बायोलॉजिकल ईल्ड इंटू 100। अगर हम इसको सोर्स और सिंक के संग कंबाइन करें, तो जो इकोनॉमिक ईल्ड की हम बात करते हैं, तो हमारे लिए इकोनॉमिक ईल्ड मतलब सिंक, क्योंकि सिंक में फोटोसिंथेट्स का एक्यूमुलेशन होता है और वही हमारा इकोनॉमिक पार्ट होता है। तो सिंक अपॉन, और जो बायोलॉजिकल ईल्ड होती है यहाँ पे हम उसको सोर्स मान सकते हैं, क्योंकि जहाँ फोटोसिंथेसिस अकर होता है उसको हम उसको सोर्स भी बोलते हैं। तो सिंक अपॉन सोर्स, इसलिए हम इसको सिंक सोर्स रेशियो बोलते हैं, क्योंकि हार्वेस्ट इंडेक्स का ही एक तरह का पार्ट है सिंक सोर्स रेशियो। तो हार्वेस्ट इंडेक्स के दो फॉर्मूले हो गए हैं, एक होता है इकोनॉमिक ईल्ड अपॉन बायोलॉजिकल ईल्ड इंटू 100, और दूसरा फॉर्मूला है सिंक अपॉन सोर्स इंटू 100। अगर हार्वेस्टिंग इंडेक्स हमें ज़्यादा चाहिए फॉर गेटिंग हायर हार्वेस्ट इंडेक्स, तो उसके लिए सिंक का डेवलपमेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और सिंक का जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है गुड सोर्स पे, पार्शनिंग ऑफ फोटोसिंथेट्स एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ एसिमिलेट्स। और ये जो एसिमिलेट्स का ट्रांसलोकेशन होगा ये कहाँ हो जाएंगे ट्रांसलोकेट होके? ये जाएंगे सिंक में, और सिंक में जाके स्टोर हो जाएंगे। दैट इज स्टोरेज ऑफ एसिमिलेट एज अ सिंक। अब एट लास्ट हमको डिस्कस करना है आइडियोटाइप्स के बारे में। इसको हम मॉडल प्लांट भी बोलते हैं। सबसे पहली बार आइडियोटाइप का कंसेप्ट दिया था डोनाल्ड ने इन द ईयर 1968। और फर्स्ट आइडियोटाइप जो डेवलप हुआ था वो किस क्रॉप में हुआ था? वो हुआ था वीट में, जो कि डोनाल्ड ने ही डेवलप करा था। अब ये आइडियोटाइप और मॉडल प्लांट होता है क्या है? बेसिकली आइडियोटाइप एक तरह का बायोलॉजिकल मॉडल होता है। ये ऐसा बायोलॉजिकल मॉडल होता है जो कि किस तरह से बिहेव और किस तरह से परफॉर्म करता है हमारी प्रेडिक्टेबल मैनर के हिसाब से। मतलब हमने पहले से कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट कर ली होती हैं, उन सारी प्रेडिक्टेबल चीज़ों के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करता है विद इन अ डिफाइंड एनवायरनमेंट।
That is, iodotype is a model plant and defined as a biological model which is expected to perform or behave in a predictable manner within a defined environment. ठीक है, तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल मॉडल है, ये परफॉर्म करता है प्रिडिक्टेबल मैनर के अकॉर्डिंग। अब हम वीट और रेनफेड वीट का आइडोटाइप जो होता है उसको डिस्कस करते हैं। आइडोटाइप हम पहले पढ़ चुके हैं, एक मॉडल, एक बायोलॉजिकल मॉडल होता है। तो वीट के केस में क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता है कि वीट का आइडोटाइप किसने दिया था, हम पहले अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, डोनाल्ड ने दिया था इन द ईयर 1968। तो वीट के जो आइडोटाइप होता है उसके क्या करेक्टर्स होते हैं, इट हैज़ शॉर्ट स्ट्रॉन्ग स्टेम। वीट का जो स्टेम है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बहुत तेज़ हवा चलती है, विंड चलती है, तो जो होती है उसमें लॉजिंग की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर वीट का स्टेम छोटा और स्ट्रॉन्ग होगा तो लॉजिंग नहीं होगी। इसके अलावा लीव्स छोटी होनी चाहिए, ईयर जो होते हैं वो इरेक्ट होने चाहिए और बड़े होने चाहिए, और फर्टाइल टिलर्स ज़्यादा होने चाहिए। सिंगल कलम होना चाहिए। कुलम जो होती है वो स्टेम का पार्ट होता है वीट में। सिंगल कुलम होगा तो जो एक्स्ट्रा वेजिटेटिव पोर्शन होता है वो वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा डिसीज़ पेस्ट का रेजिस्टेंस होना चाहिए, और जो फोटोसिंथेसिस का एसिमुलेशन होता है, एसिमुलेशन के बाद उनका प्रॉपर ट्रांसलोकेशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद रेनफेड वीट की अगर हम बात करें तो रेनफेड वीट के क्या टाइप्स होते हैं। इसमें रेनफेड वीट में क्या होता है, रेनफेड वीट का मतलब है जो ड्राई एरिया या ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं। इसके केस में सबसे पहले तो स्पाइकलेट्स ज़्यादा होनी चाहिए, पेडनकल बड़ा होना चाहिए, और रूट्स जो होनी चाहिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डीप रूट सिस्टम होना चाहिए। लीव्स एकदम फ्लैट होनी चाहिए, जैसे सॉइल सरफेस के जस्ट पैरेलल फ्लैट होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर सनरेज का उसमें प्रॉपर सनरेज फॉल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके। इसके अलावा ग्रेन डेवलपमेंट का जो टाइम होता है वो कोइंसाइड करना चाहिए विद टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मीन टेम्परेचर होता है वीट में। गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा।